केड़ी क्लास है जिदा मतलब है कि उसमें है विच कौन से स्टूडेंट आए हैं साथ अच्छा मेरी क्लास है 76 वाले हैं मैं सारे ज्वाइन करने के लिए जाऊंगा तो मैं ज्वाइन करते जाएंगे तो सारा गुड इवनिंग एवरीवन। स्क्रीन विजिबल है सब लोगों को? गुड इवनिंग। विजिबल ओके। आज हम एक स्टूडेंट ने ना कल कुछ क्वेश्चंस शेयर किए थे इस टॉपिक के, प्रीवियस ईयर के। पहले हम उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और फिर एक स्टीरियो आइसोमर्स वाला कंसेप्ट पूछा था, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। बाकी देखते हैं आगे जितना भी कंप्लीट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन था आपके पास एक, जो टॉपिक अभी तक हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आए थे वो किसी एक स्टूडेंट ने डिस्कस किए थे, वही मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने जा रही हूँ। क्वेश्चन था विच कन्फर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल फॉर ब्यूटेन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और कल हमने चारों फॉर्म्स पढ़ी थी। तो इन्होंने पूछा कि जो ब्यूटेन मॉलिक्यूल होता है उसके लिए सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है। ऑप्शंस में यही था हमारे पास, स्टैगर्ड, स्क्यू एंड गॉच एंड एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो कल हमने चारों ही इन्होंने स्क्यू और गॉच अलग अलग क्यों दिया है? स्टैगर्ड, स्क्यू, गॉच, एक्लिप्स्ड ऐसे होता नहीं, बिकॉज जो स्क्यू फॉर्म है उसी को गॉच फॉर्म बोलते हैं। इन्होंने बस ऐसे मे बी कंफ्यूज करने के लिए पता नहीं क्यों डाल दिया है ये ऑप्शन, बट स्क्यू और गॉच फॉर्म एक को ही बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कल हमने पढ़ा था ब्यूटेन की 4 फॉर्म्स बन रही थी और उन चारों फॉर्म्स में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म थी वो हमारे पास कौन सी थी? स्टैगर्ड फॉर्म। हाँ, और उसकी स्टेबिलिटी का रीजन यही होता है कि जो दो बल्कि ग्रुप थे वो जितने दूर रहेंगे एक दूसरे से उतना ही उस फॉर्म को हम ज्यादा स्टेबल बोलते हैं। ठीक है,
जैसे हमने कल ये बात की थी ना कि ब्यूटेन के लिए जब हमने ये वाली फॉर्म बनाई थी, ब्यूटेन के लिए हमने ये फॉर्म बनाई थी जिसमें दोनों मिथाइल्स को हमने रखा था एक दूसरे के अपोजिट फ्रंट और बैक कार्बन में। तो ये हमारे पास बनी थी स्टैगर्ड फॉर्म, और इसी को बोला जाता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। रीजन, जो दो बल्कि ग्रुप है या ऐसे ग्रुप्स है जिनका साइज बड़ा है, वो बिल्कुल मैक्सिमम डिस्टेंस पे है एक दूसरे के, तो कोई भी रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा, और जहां पे रिपल्शन क्रिएट नहीं होगा मीन्स ये सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होगी। अदरवाइज अगर हम गॉज फॉर्म की बात करें तो गॉज फॉर्म में भी थोड़ा बहुत रिपल्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के आसपास है। और अगर हम यहाँ पे बात करें एक्लिप्स्ड फॉर्म की, तो एक्लिप्स्ड में तो अच्छा खासा रिपल्शन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो या तो 0 डिग्री पे होते हैं, या फिर आपके पास मतलब एक फुल्ली एक्लिप्स्ड होगी तो ऐसी दिखेगी, अगर पार्शियली एक्लिप्स्ड होगी तो उसमें दोनों मिथाइल जो होंगे वो हमारे पास रहेंगे इसी फॉर्म में, लेकिन कैसे प्रेजेंट होंगे, 120 के डिफरेंस पे। एक फ्रंट कार्बन का मान लो मिथाइल यहाँ पे तो बैक कार्बन का मिथाइल यहाँ हो सकता है। तो ये सिंपल सी एक बात है कि जब हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म बनती है तो उसमें बल्कि ग्रुप्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं, रिपल्शन कम होता है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। और कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरिजन के बेसिस पे स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल थी, उसके बाद गॉज फॉर्म थी, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड थी, और सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म है हमारे पास फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये तो हमने कल किया भी था, सिर्फ मैंने क्वेश्चन बता दिया जिस फॉर्म में आपके पास आया हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन देखना जरा। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, विच एल्कीन एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आपको क्वेश्चन ये दिया गया था कि हम यहाँ पे 4 एल्कीन्स के ऑप्शन आपके सामने रख रहे हैं, और उन चारों में से कौन सी एल्कीन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकती है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो किसके लिए बोला जाता है, जहां पे EZ देखने को मिलता है या फिर सिस ट्रांस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं ना वो बनाने हैं, डबल बॉन्ड देखना है कि EZ शो कर सकता है या नहीं, सिस ट्रांस शो कर सकता है या नहीं। ठीक है, चलो मैं 4 यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑप्शंस दे रही हूँ, पहले इनके ना स्ट्रक्चर्स बनाओ फटाफट अपनी कॉपी में, तभी आंसर मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन था प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाओ। दूसरा ऑप्शन था 2 मिथाइल प्रोपीन, इसका भी स्ट्रक्चर बनाओ। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2 ब्यूटीन, और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास 2 ब्यूटीन। ठीक है, चारों के स्ट्रक्चर बनाओ, और उसके बाद फिर हम चेक कर पाएंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है चारों में से कौन सा डबल बॉन्ड शो कर सकता है। अगर बन गए स्ट्रक्चर्स तो यहाँ पे कंपेयर करना, मैं बना रही हूँ जैसे प्रोपीन का मेरे पास ऐसे बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। 2 मिथाइल प्रोपीन है तो मेरे पास प्रोपीन रहेगा, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे क्या होगा, मिथाइल आ जाएगा, तो ऐसे मेरे पास ये 1, ये 2 और ये मेरे पास 3। ठीक है, तो सेकेंड पे मिथाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड को और सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी है, तो डबल बॉन्ड हमने 1 पे रखा, सब्स्टिट्यूएंट सेकेंड पे रखा। उसके बाद मेरे पास है 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन के लिए फॉर्मूला इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3, क्योंकि 1 एंड 2 पे डबल बॉन्ड आना चाहिए था, ब्यूटीन लिखा था, 4 कार्बन थे, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। और 2 ब्यूटीन में मेरे पास क्या होगा, जो सेकेंड कार्बन था
उसके पास अब हाइड्रोजन की जगह मिथाइल होना चाहिए। तो बाकी सारा ठीक है, 2 ब्यूटीन जितना सिस्टम पहले लिया था अभी भी उतना सिस्टम लेना है, लेकिन सेकेंड पोजीशन पे जो है वो हमारे पास ना मिथाइल भी प्रेजेंट है। सो इफ नहीं, गलत किया हमने, 2 ब्यूटीन ठीक है, अच्छा 2 मिथाइल ठीक है, ठीक है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन ना, 1 2 पे 3 4, 2 पे ब्यूटीन मीन्स 2 पे डबल बॉन्ड, ठीक है ठीक है। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स अपने आप हमारे पास बन के आए। अब ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए या सिस ट्रांस और इजेड के लिए एक बात याद रखना कि जब डबल बॉन्ड पे हम डिस्कस करते हैं तो डबल बॉन्ड पे ना यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, मान लो 4 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो एक रूल होता है और वो रूल क्या है कि A should not be equal to B and C should not be equal to D. But A can be equal to C or D या B can be equal to C or D. अब for geometrical isomerism, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमें इस रूल को फॉलो करना है, या फिर हम जिस सिस्टम में ये बात कर रहे हैं कि सिस ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, वहां पे हमें इस रूल को याद रखना है। रूल क्या है कि एक कार्बन के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं दे शुड नॉट बी सेम, दे शुड नॉट बी सेम। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक कार्बन के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, जो 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जो दूसरा कार्बन है उस पे भी सी और डी मैंने अगर लिखा है तभी लिखा है दैट सी शुड नॉट बी इक्वल टू डी, मतलब इस कार्बन पे अगर सी मान लो मिथाइल है तो डी मिथाइल नहीं होना चाहिए, डी कुछ और होना चाहिए, तभी ये सिस्टम मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो शो कर सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास ए मिथाइल है और सी भी मिथाइल है तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने लिखा ए कैन बी इक्वल टू सी और डी या बी कैन बी इक्वल टू सी और डी। सिर्फ कंडीशन ये है कि एक कार्बन के ऊपर जो 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, बाकी आसपास के किसी और सिस्टम के साथ अगर सेम होता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब इन चारों सिस्टम्स में अगर आप अच्छे से एग्जामिन करो, इस डबल बॉन्ड को ओपन करके लिखो, तो इसके पास यहाँ पे था कार्बन के पास CH3 और H और इसके पास था CH2। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन आ गए, मींस इस पे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम हो गए, जबकि हमने यहाँ पे क्या बोला था कि एक कार्बन के ऊपर दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होने चाहिए, यहाँ पे भी सेम नहीं चाहिए, यहाँ पे भी सेम नहीं चाहिए, दोनों में से एक जगह भी सेम आ जाता है तो उस सिस्टम को हम सिस या ट्रांस नहीं बोल सकते। तो इट मींस जो प्रोपीन है, क्योंकि उसके इस कार्बन पे दोनों ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। अगर मैं सेकंड को चेक करूं तो सेकंड में मेरे पास क्या दिक्कत आई, जो डबल बॉन्ड है उसके आसपास अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड में जो ये कार्बन था इसको भी दोनों हाइड्रोजन मिले अपने ऊपर सेम, और अगर दूसरे कार्बन की बात करूं तो उसको दोनों क्या सेम मिले, मिथाइल। मींस इस कार्बन के जो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, अगर इनको अच्छे से लिखा जाए, एक तरफ भी मिथाइल दूसरी तरफ भी मिथाइल, तो हुआ क्या 2 मिथाइल प्रोपीन में कि इस जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, जिन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसमें से एक कार्बन के भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम, दूसरे कार्बन के भी दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम। मींस यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है, सेम नहीं होने चाहिए थे, डिफरेंट होने चाहिए थे, तब हम सिस ट्रांस कर सकते थे। जो मेरे पास डी है, डी में भी कहां पे दिक्कत आई, डी में देखो इस वाले कार्बन पे आई, डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में था, तो इस कार्बन के पास एक भी मिथाइल और दूसरा भी मिथाइल, मतलब इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा, इस कार्बन के पास CH3, इसके पास भी CH3, इसके पास यहाँ पे H और दूसरा CH3, तो इस पे क्या हुआ, इसमें भी डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन था, एक कार्बन के पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम आ गए, इट मींस ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता।
माइक ऑन है किसी का? केमिस्ट्री वाली है। अच्छा 4 बजे लगी हम केमिस्ट्री किसी ना नहीं टू नहीं हुई सही फिर इस तरह 40% क्लास ना स्टार्ट होने से पहले भी किसी का माइक ऑन था और अभी भी किसी का माइक ऑन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है? आप जो भी कन्वर्सेशन कर रहे होते हो वो सारे रिकॉर्ड भी हो रही होती है, बाकी लोग सुन भी रहे होते हैं, तो देख लिया करो माइक ऑफ है प्रॉपरली आपका या नहीं, ठीक है? बाकी हाँ, हो सकता है आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो लग रही हो, तो आज की क्लास में ऐसे ही लूंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बट मुझे ये था, मैं ऑफ करने का सोच भी रही थी, बट मुझे था कि अगर अभी ऑफ हो गया तो फिर आपका फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन और गैप पड़ जाएगा, फिर जाके मंडे क्लास लगेगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी क्लास लगा लेती हूँ। तो आज ऐसा ही रहेगा, ठीक है? इससे ज्यादा एनर्जी मैं नहीं लगा पाऊंगी। बट मंडे टीचर्स डे है। हाँ, टीचर्स डे है मंडे, यस। मंडे को मे बी अकेडमी में भी ना इवेंट है कुछ, तो हो सकता है कि शायद क्लास ना भी लगे, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी जैसे भी होगा, ठीक है? हाँ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों बनता है? बिकॉज टू ब्यूटीन जो है उसमें ये रूल सारा फॉलो हो रहा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए होना चाहिए था, कि लाइक इस कार्बन के पास जहां पे डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड में इस कार्बन के पास हमारे पास क्या हुआ? एक मिथाइल आया, एक हाइड्रोजन आया, दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो गए। दूसरे कार्बन पे देखोगे तो एक मिथाइल आया, एक हाइड्रोजन आया। तो सिंपल सी बात क्या है कि इसने बोला था एक कार्बन के दो सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं होने चाहिए, तो एक कार्बन के दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है, एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। सिमिलरली जो दूसरा कार्बन है उस पे भी अगर हम दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो जब एक कार्बन के दो सब्स्टिट्यूएंट आपस में डिफरेंट होते हैं, उसको दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मिथाइल है दूसरे कार्बन पे भी मिथाइल है, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक कार्बन के ऊपर जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होते हैं दे शुड बी डिफरेंट, तभी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो इस रूल को याद रखना, स्ट्रक्चर बनाना और इस तरीके से चेक करना। तो इसका आंसर होगा ट्यूब्यूटीन, क्योंकि अभी जो मैंने फॉर्म बनाई है ये इसकी कौन सी फॉर्म है? सिस या ट्रांस? सिस है। यस, बट इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम ट्रांसफॉर्म भी बना सकते हैं। यस मैम। यस जी। हाँ जी, दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो टू ब्यूटीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। इसको मैं ऐसी फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, ऐसे में लिखूंगी तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्म बन जाएगी, अभी जो मैंने लिखी है ये मेरे पास सिस फॉर्म बन जाएगी। तो जो मॉलिक्यूल सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म शो कर सकता है, एग्जिबिट कर सकता है, हम उसी के लिए कहेंगे कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ठीक है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ लो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवा रही हूँ। मैम ये समझ नहीं आया, A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D, ये वाला ओके ये रूल। देखो, हाँ समझो, यहाँ पे ना ए आप मान लो मिथाइल है, ठीक है? अगर ए आपके पास मिथाइल है तो यहाँ मैं कह रही हूँ सी और डी में से मिथाइल अगर प्रेजेंट होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए कैन बी इक्वल टू सी और कैन बी इक्वल टू डी। जैसे यहाँ पे ए अगर ये है और सी मेरे पास ये है, तो ए मिथाइल था तो सी भी मिथाइल ही था ना, समझ लो। यस मैम। हाँ, दैट ए कैन बी इक्वल टू सी और ए कैन बी इक्वल टू डी, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी? जब एक कार्बन पे जो दो चीजें प्रेजेंट है वो सेम हो जाएगी, फिर नहीं बात कर सकते हम। एक कार्बन पे दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, बाकी उसका कोई भी पार्ट दूसरे कार्बन पे प्रेजेंट है वो चलेगा, और वो एक्चुअल में होगा भी। जब आप सिस ट्रांस की बात करोगे तो सिस ट्रांस के लिए सिमिलर ग्रुप दूसरे कार्बन पे भी तो चाहिए, तभी कहेंगे ना कि दो सेम ग्रुप एक साइड है तो सिस, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो ट्रांस, ये मतलब है इसका, ठीक? मैम एक कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो दूसरे कार्बन पे वही होंगे? जरूरी नहीं है वही होंगे, बट उसमें से एक जरूर प्रेजेंट होता है जब सिस ट्रांस की बात होती है। हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म
हाँ, ज्योमेट्रिकल में अगर EZ की बात कर रहे हो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है, क्योंकि EZ हमारा चलता है प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो जो प्रायोरिटी है वो तो हम किसी भी एटम को दे सकते हैं, उसमें नहीं ज्यादा दिक्कत कि होना चाहिए। बट जब सिस ट्रांस करते हैं ना, तो A और B में से कोई एक चीज जो है दूसरे पे प्रेजेंट होनी चाहिए, हम सिस ट्रांस तभी बता सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिस ट्रांस का बेसिस ही क्या है कि दो सेम ग्रुप्स जब डबल बॉन्ड पे सेम साइड ओरिएंटेड होते हैं तो सिस कहते हैं, जब अपोजिट साइड ओरिएंटेड होते हैं तो ट्रांस कहते हैं। चाहे मिथाइल के बेसिस पे बोल लो, चाहे हाइड्रोजन के बेसिस पे बोल लो, ठीक है, बट हमेशा सेम ग्रुप्स को ही रखा जाता है। ओके मैम। हो गया, चलो फिर अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेक्स्ट्रो टार्टेरिक एसिड and mesotartaric acid. Dextrotartaric acid and mesotartaric acid are, रिलेशन पूछा था आपसे डेक्स्ट्रोटार्टेरिक एसिड एंड मीजोटार्टेरिक एसिड का। तो सबसे पहली बात, आपको टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जैसे ऑप्शन आपको क्या दिए थे, इनैंशियोमर हो सकते हैं ये दोनों, डायस्टीरियोमर हो सकते हैं ये दोनों, या फिर हमारे पास मीजोमर हो सकते हैं, या हमारे पास आइडेंटिकल हो सकते हैं, आइडेंटिकल का मतलब से, ठीक है, ऐसे 3-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहली बात, टार्टेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता रहे। तो टार्टेरिक एसिड हमारे पास होता है COH, देन CHOH, देन CHOH एंड देन अगेन COH। दिस इज टार्टेरिक एसिड। अब इस टार्टेरिक एसिड की अगर मुझे मीजो फॉर्म बनानी है, जब इन्होंने बोला है मीजो टार्टेरिक एसिड, तो मीजो के लिए मुझे उसमें प्लेन जरूर शो करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पे है COH, फिर एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन और OH प्रेजेंट है, फिर एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन और OH प्रेजेंट है, और फिर मेरे पास है यहाँ पे COOH। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, तो इस केस में मैं इसको बोल दूंगी मीजोफॉर्म। और डेक्स्ट्रो हमारे पास या लीवोफॉर्म है ना, तो जो डेक्स्ट्रो है या फिर लीवो फॉर्म है, ये हम कब यूज करते हैं, डेक्स्ट्रो को प्लस से, लीवो को माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर स्मॉल d या फिर स्मॉल l। ये भी दिया था मैंने, काम आप लोगों को किया था, बताओ फिर स्मॉल d और स्मॉल l या डेक्स्ट्रो लीवो प्लस माइनस कब यूज करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को बता। मैम अमीनो और OH ग्रुप के लिए यूज करते हैं इसको। एमिनो और OH, वो ना कैपिटल D और कैपिटल L होता है। लाइट चली गई है थोड़ा सा, और को ब्रेक कर लो। प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट की तरफ। हाँ हाँ, राइट राइट, ऐसा ही So, होता है। जो हमारे पास कैपिटल D और कैपिटल L है ना, वो आप अमाइनो एसिड, कैपिटल D और कैपिटल L, ये नॉमेनक्लेचर होता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स में और कार्बोहाइड्रेट्स में। अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में आप कहते हो कि OH जो ग्रुप है अगर वो राइट साइड पे है तो फिर हम D कहेंगे, लेफ्ट पे है तो L कहेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। अमाइनो एसिड्स में हमारे पास NH2 के बेसिस पे होता है। तो ये नॉमेनक्लेचर अलग है जब कैपिटल D और कैपिटल L लिया जाता है, और स्मॉल d और स्मॉल l जो है ये हमारे पास डिफरेंट है। स्मॉल d और स्मॉल l हम तब बात करते हैं जब हमारे पास ना कोई सिस्टम प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने के लिए हमने 2 बातें की थी, या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ी थी हमने ये कंसेप्ट किया था। तो अगर कोई सिस्टम लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
ठीक है। स्मॉल डी डेक्स्ट्रो या प्लस कब लिखा जाता है? जब कोई भी सिस्टम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करता है। जबकि लीवो कब लिखा जाता है? जब हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो कंपाउंड है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। So this small d and small l is associated with optical activity, whereas capital D and capital L is related with the configurations or nomenclature which is generally used in amino acids and carbohydrates. Difference clear हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके तो अब वापस आते हैं, क्योंकि इन्होंने डेक्स्ट्रो बोला था हमें, तो डेक्स्ट्रो मतलब प्लस वाली फॉर्म, तो प्लस माइनस में से हम कोई एक फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो जो प्लस वाली फॉर्म होगी वो लाइट को रोटेट कर रही है, और अगर लाइट को रोटेट कर रही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो डेक्स्ट्रो टार्टेरिक एसिड है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑब्वियस सी बात है ना? हाँ कहूंगी, Yes, ma'am. क्योंकि हमने यहाँ पे डेक्स्ट्रो लीवो रखा है, उसके लिए होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो लाइट को रोटेट करते हैं। तो इट मींस अगर मेरे पास ये डेक्स्ट्रो वाली फॉर्म जो है दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव सिस्टम्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। यस राइट। और मीजो फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। यस तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाना था और स्ट्रक्चर को बना के उसका रिलेशन बताना था। तो जो डेक्स्ट्रो फॉर्म थी, डेक्स्ट्रो फॉर्म में अगर एक OH इस तरफ है ना तो दूसरा OH अपोजिट रखना पड़ेगा, तभी जाके प्लेन जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था हमारे पास। पहले हमने यहाँ पे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता था कि ये होता है, तो उसको फिर फिशर जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है उसमें हमने बनाने की कोशिश की। एक हमारे पास मीजो फॉर्म, एक हमारे पास डेक्स्ट्रो फॉर्म। तो मीजो फॉर्म में प्लेन प्रेजेंट होता है तो हमने कुछ ऐसे उसको एडजस्ट करना था, यहाँ पे रीअरेंज करना था। डेक्स्ट्रो या लीवो वर्ड तब यूज करते हैं जब सिस्टम ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव इसकी फॉर्म तभी हो सकती है जब इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो, दैट्स वाई मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। अब आप मुझे बताओ, अब आपके पास दोनों स्ट्रक्चर सामने हैं, इन दोनों को चेक करो और बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। हाँ जी, Diastereomers. diastereomers. Yes, exactly right. Diastereomers. That's the correct answer. Because अगर आप किसी भी तरीके से यहाँ मिरर रखने की कोशिश करो और आपको लगे कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ मिरर इमेज का रिलेशन रखता है, तो आपका आंसर होगा नो। क्योंकि अगर इसमें दोनों OH सेम साइड है तो जब रिफ्लेक्शन बनेगी तो उसमें भी दोनों OH जो हैं वो सेम साइड होने चाहिए थे। बट ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ मिरर इमेज का रिलेशन नहीं रखता। तो जिन दो कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट है, वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। ओरिएंटेशन क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका OH राइट साइड है जबकि इसका OH लेफ्ट साइड है, तो दोनों में ओरिएंटेशन डिफरेंट हुई। तो स्टीरियो आइसोमर होने के बाद हम चेक करते हैं कि वो आपस में मिरर इमेज है या नहीं। तो यस, दीज टू आर नॉट मिरर इमेजेस टू ईच अदर, क्योंकि हमारे पास दो ही आंसर बनते हैं, या तो वो आपस में मिरर इमेज होंगे या मिरर इमेज नहीं होंगे। अगर होते हैं मिरर इमेज तो फिर हम आगे देखते हैं कि कैसी, सुपर इम्पोजेबल या नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो आंसर इनैंशियोमर या आइडेंटिकल बनता है। बट अगर दोनों स्टीरियो आइसोमर हैं बट मिरर इमेज ही नहीं है तो क्लियरली उनको हम कहते हैं डायस्टीरियोमर। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन हो। अब एक और क्वेश्चन जो कल स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल कितने हैं वो डिस्कस किया गया था, C4H10O। तो उसके लिए हमारे पास ऐसा है कि जो फॉर्मूलाज मेरे पास है वो फॉर्मूलाज तब वर्क करते हैं ना जब सिस्टम में कायरल सेंटर हो। तो वो मैं कोई ना आपको बता दूंगी, बट अभी एज सच जो आपने क्वेश्चन दिया था उसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला तो नहीं मिला। क्वेश्चन था द पॉसिबल
आइसोमर्स ऑफ C4H10O, यही था क्वेश्चन। हाँ, C4H10O। अब क्या है ना कि इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर जो पूरा ड्रॉ करके आता है वो ऐसा होता है कुछ कि 7 आइसोमर्स होते हैं C4H10O के, और 7 आइसोमर्स में से जो 4 इसके आइसोमर होते हैं वो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ होते हैं, और जो 3 है वो ईथर के साथ होते हैं। ठीक है, तो चलो ड्रॉ करने वाला तो ठीक है, बट आप ना थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रख लेना अपनी नोटबुक में अगला कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, जहां पे मैं अभी देख रही हूँ स्टिल मुझे कोई फॉर्मूला तो नहीं मिला है। जो मैं जैसे मैं बता रही हूँ, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला तब काम करता है जब मॉलिक्यूल में ना कायरल सेंटर प्रेजेंट हो। अगर कायरल सेंटर हो फिर वो फॉर्मूलाज वर्क करते हैं, तो वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। बट इसके लिए थोड़ी सी ऐसे जगह छोड़ लेना नोटबुक में, अभी मैं ढूंढ रही हूँ। आज तो मैंने देखा तो मुझे मिला नहीं कहीं पे, अगर मिल गया तो आप फिर यहाँ पे उसको ऐड ऑन कर लेना ताकि आपको ड्रॉ करना ना पड़े, और डायरेक्ट फॉर्मूला से आप निकाल सको कि किसी मॉलिक्यूल में जहां कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है वहां पे भी हम टोटल आइसोमर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूलाज जहां पे कायरल सेंटर नहीं है वो तो अभी हम लिखेंगे बाद में, जब मुझे अगर मिल जाता है, अगर ऐसा कोई होगा तो। स्टिल अभी मेरे पास है नहीं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए अभी छोड़ते हैं। बट जिनमें कायरल सेंटर होता है उनमें कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूलाज आप आगे लिख लो। और आइसोमर्स में भी ना, जैसे इस क्वेश्चन में तो सिंपली आइसोमर बोला गया था, जो कायरल सेंटर वाले होते हैं उसमें हम कैलकुलेट करते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो आपका अगला जो ये फॉर्मूला है वो है स्टीरियो कैलकुलेशंस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, कैलकुलेशंस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो आइसोमर्स में ये सब कुछ इंक्लूड करेगा, मतलब इनेंशियोमर भी, डायस्टीरियोमर भी, अगर मीजोफॉर्म भी पूछनी होगी तो वो सब फॉर्मूला उसके लिए बने होते हैं। तो अगर स्टीरियो आइसोमर्स की बात हो रही है तो उसमें इस तरीके से पूछेगा। हाँ, इनके बारे में अगर बोलना होगा तो वो जनरली बोलेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो बताओ, और मीजो का पूछना होगा तो मीजो वाली फॉर्म जो होगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो अलग अलग भी पूछ सकता है और एक साथ भी पूछ सकता है। तो ऐसा कुछ एक केस बनता है व्हेन देयर इज ओनली वन कायरल सेंटर और वन डबल बॉन्ड which can exhibit geometrical isomerism। ठीक है, ये पहला केस है। सपोज आपके पास ऐसे कोई एक मॉलिक्यूल दिया है और उस मॉलिक्यूल में मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है। एक कायरल सेंटर कैसे, देखो यहाँ पे OH आ गया, इस तरफ CH3 आ गया, इस तरफ प्रोपाइल ग्रुप आ गया, और जो मुझे नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल में N की वैल्यू है 1। तो जब मेरे पास कायरल सेंटर सिर्फ एक ही होगा मॉलिक्यूल में, उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर हमेशा बनेंगे 2। बस सिर्फ 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। 2 स्टीरियो आइसोमर कैसे, एक आपके पास होगी प्लस फॉर्म, एक आपके पास होगी माइनस फॉर्म, या फिर आप कह सकते हो एक आपके पास होगी डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक आपके पास होगी लीवो फॉर्म। ठीक है, और अगर ऐसा कोई डबल बॉन्ड, देखो डबल बॉन्ड के लिए भी कौन रखा गया है, ऐसा डबल बॉन्ड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सके। ऐसे नहीं कोई भी डबल बॉन्ड ले लेना है। तो जैसे सपोज आपके पास सिस्टम में ऐसा दिया गया है कुछ, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, यस और नो। यस मैम। कर सकता है, बिकॉज
इस तरफ अगर मिथाइल है तो दूसरी तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन। इस तरफ अगर ये मिथाइल है तो दूसरी तरफ जो नहीं दिख रहा है हमें वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो इट मींस ये शो कर सकता है। तो अभी अगर हमें ट्रांस में दिया है, सिस में दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ट्रांस में दिया है तो इसकी सिस फॉर्म बन सकती है, अगर सिस में दिया है तो ट्रांस फॉर्म बन सकती है। तो इसमें क्योंकि ये डबल बॉन्ड EZ या फिर आप कह लो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो इसकी भी n की वैल्यू होगी 1। मतलब कितने ऐसे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं जो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं, एक ही है। इसलिए इसके भी जो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर होंगे वो कितने बनेंगे, 2। कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सीधा 2। 2 कैसे, पता ही है, एक अपने पास सिस, दूसरा अपने पास ट्रांस, और तो कोई बनेगा नहीं। तो ये पहला केस होता है जब मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, और मान लो किसी सिस्टम में सिर्फ एक कायरल सेंटर है तो भी उसके स्टीरियोआइसोमर 2 बनते हैं, जिसमें से एक डेक्स्ट्रो एक लीवो होता है। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जिसमें कायरल सेंटर नहीं है बट यस ऐसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो उस केस में भी हमारे पास उसके 2 ही आइसोमर बनते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। मैम ये n इक्वल्स टू 1 क्या हुआ फिर? मतलब हम आगे ना फॉर्मूलाज भी लगाएंगे, आगे हमारे पास आएगा 2⁴n। तो n को आप यहाँ पे लेके चलो नंबर ऑफ कायरल सेंटर या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 1 n को कायरल सेंटर का नंबर हम लिखेंगे या डबल बॉन्ड का नंबर, तो यहाँ पे एक प्रेजेंट है इसलिए। जो केस 2 है उसमें ना अब एक से ज्यादा कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे, एक से डबल बॉन्ड वाला बता दो। हाँ जी, डबल बॉन्ड का डबल देखो, बॉन्ड अगर आपको ना जैसे मैं ऐसा कोई डबल बॉन्ड देती हूँ, एक ये है और एक मैंने ऐसे दे दिया, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि दोनों में ना मुझे चेक करके बताओ कि क्या इसका कोई दूसरा स्टीरियो आइसोमर भी पॉसिबल है। तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि इसमें कायरल सेंटर है या नहीं, नहीं है, हाँ डबल बॉन्ड है या नहीं है। फिर आप देखोगे कि क्या वो डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो करने के कैपेबल है। तो इसमें बताओ ये डबल बॉन्ड सिस ट्रांस शो कर सकता है, नो मैम। नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम है। तो इसमें आंसर आ जाएगा कि इसके अलावा कोई भी इसका स्टीरियो आइसोमर नहीं बनेगा, कोई स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म नहीं बनेगी। बट यस इस मॉलिक्यूल में हमारे पास एक कार्बन पे मिथाइल है तो दूसरा जो हमें नहीं दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिथाइल तो हाइड्रोजन। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसमें अगर मैं दूसरा स्टीरियो आइसोमर सोचूं, स्टीरियो आइसोमर मतलब जिसमें ओरिएंटेशन डिफरेंट होगी, मिथाइल यहाँ की बजाय यहाँ पे होगा, तो क्या वो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर होगा इसका, यस। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ऐसा है जिसमें अगर दोनों मिथाइल को मैंने सेम साइड लिखा तो सिस फॉर्म बन सकती है, बट दोनों मिथाइल्स को मैंने अगर अपोजिट कर दिया डबल बॉन्ड के तो कौन सी फॉर्म बन सकती है, ट्रांस फॉर्म। और जो सिस ट्रांस होते हैं ना ये दोनों डाइस्टीरियोमर्स होते हैं, किसी भी एक मॉलिक्यूल का सिस और ट्रांस फॉर्म आपस में डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। तो अगर किसी एक ही मॉलिक्यूल की सिस और ट्रांस फॉर्म डाइस्टीरियोमर है तो डाइस्टीरियोमर भी किस कैटेगरी में आता है हमारे पास, स्टीरियो आइसोमर्स की। पढ़ा था ना हमने, स्टीरियो आइसोमर्स को ही आगे डिवाइड किया गया था इनेंशियोमर में और डाइस्टीरियोमर में। हाँ जी, मैं स्टीरियो आइसोमर को डिवाइड किया था ना आगे मेंशन। हाँ इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर में। तो मैं वही चीज कह रही हूँ कि अगर सिंगल कायरल सेंटर आता है तब भी हम इसमें यूज कर सकते हैं इस केस को, सिंगल कायरल सेंटर ना होके अगर डबल बॉन्ड आता है हम तब भी यूज करते हैं। बट यस उस डबल बॉन्ड में ऐसे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होने चाहिए, या उस डबल बॉन्ड में बस ये देख लेना कि वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के कैपेबल है या नहीं। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके मैम C4H10O का आपने बताया कि आइसोमर इसके 7 होंगे, ये अल्काइल में ग्रुप में आता है, तो ये कहीं मैंने पढ़ा था कि अल्काइल में सिर्फ C4H10O में 4 ही होते हैं आइसोमर।
अच्छा ठीक है, जितना मेरे को 4 आपके पास जो होंगे वो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के साथ होंगे, बट अगर आइसोमर्स पूछे है ना, तो आइसोमर तो आप किसी भी टाइप का बना सकते हो। जैसे आप फंक्शनल आइसोमर, अल्कोहल जो होता है ईथर में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर में भी एक ही ऑक्सीजन होती है, तो 4 अल्कोहल वाले बनते हैं और 3 ईथर वाले बनते हैं, अगर टोटल आइसोमर्स पूछे हैं तो। अगर ये पूछा हो कि टोटल आइसोमर्स विद अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, तो आंसर आ सकता है उसमें 4। ठीक है, ओके। बाकी हाँ, बाकी डिपेंड करता है ना स्टेटमेंट कैसे दी है। तो मैंने आपको करवाया कि टोटल पॉसिबल आइसोमर्स, कोई कैटेगरी नहीं थी कि किस टाइप का आइसोमर। जैसे यहाँ कैटेगरी है कि हम सिर्फ स्टीरियो आइसोमर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आइसोमर लिखा तो जितने भी टाइप्स पढ़े थे आपने, फंक्शनल पोजिशनल जो भी बन सकते थे, वो सारे कवर होंगे उसमें। ठीक है, चलो। तो बाकी का अभी मैं नहीं करवा रही हूँ, मेरे बहुत हेडेक हो रहा है। मैं मंडे को अगर क्लास होती है तो बता दूंगी, या ट्यूसडे जब भी क्लास होगी उसी में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे एडवांस। थैंक यू। मैम आप में से टेस्ट भी बहुत, रखती हैं आप? हाँ जी, टेस्ट टेस्ट में आपका करवाऊंगी, बस मुझे थोड़ा सा सेगमेंट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीक करवाना है, वो करवा के फिर मैं कंप्लीट टेस्ट लूंगी आपका। ठीक है, बस ये जीओसी नेक्स्ट वीक खत्म होने वाला है, इसमें थोड़ा सा ये पार्ट इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और थोड़ा सा इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बेसिसिटी के लिए ये हमें करना है। फिर ये मेरा जीओसी वाला पूरा अच्छे से हो जाएगा, तो मैं एक साथ ही फिर इसका टेस्ट लूंगी आपका। ठीक है, मैम असाइनमेंट्स दे दी आपने? नहीं असाइनमेंट भी नहीं दी है, वो भी मिलेगी आपको। अभी जस्ट जैसे प्रैक्टिस शीट्स वगैरह ही दी है मैंने। आयुपेक की तो है। हाँ, उसके आगे अभी नहीं दिए, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं क्वेश्चंस तो मैं दे दूंगी, लेकिन कंसेप्ट आपके जैसे कुछ ना कुछ मिक्स होके आएंगे, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ कि एक बार आप सारा वो समझ लो फिर उन क्वेश्चंस को, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे, क्योंकि वो इंटरलिंक है चीजें इसमें। ठीक है, जी मैम। हाँ इसलिए। ठीक है, बाकी आप में से भी बहुत सारे लोग टीचर्स हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस। बाकी मंडे को ग्रुप में भी आपको विशेष आ जाएंगी। ठीक है, मैम चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। बाय मैम। टेक केयर मैम।